अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाउ बच्चों, हमारी बात चल रही थी बायोडाइवर्सिटी की। उसमें बायोडाइवर्सिटी के अंदर हम जो बात कर रहे थे वो ये थी कि इम्पोर्टेंस क्या है बायोडाइवर्सिटी का। इम्पोर्टेंस क्या है ये नू के अंदर तनु का, अलग अलग नू की या स्पेशीज के अंदर जो वैरायटी है उसका फायदा क्या है। तो हमने पहला वाला जो लेक्चर है उसमें देखा कि क्या होता है, तो डाइवर्सिटी होने से क्या होता है। फिर हमने वहां पर जो साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था, टिलमन। टिलमन का एक्सपेरिमेंट देखा, टिलमन ने जो तजुर्बा किया उससे भी हमको बात समझ में आई। उनका जो तजुर्बा था वो क्या था, आउटडोर प्लॉट्स। इसको याद रखिए, आउटडोर प्लॉट्स। ये वाला जो तजुर्बा है उनका आउटडोर प्लॉट्स वाला, ये तजुर्बा बहुत अहमियत का था, और जिसके जरिए उन्होंने ये बात साबित किया कि बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल होती है ना। अभी इसी बात को और बेहतरीन अंदाज में किसने समझाया, तो साइंटिस्ट है जिनका नाम है एल्ड्रिच। क्या नाम है जिनका, एल्ड्रिच। एल्ड्रिच ने एक एक्सपेरिमेंट से बताया कि बायोडाइवर्सिटी की अहमियत क्या है। तो इन सादा सवालात के बराह रास्त जवाब नहीं, यानी जो सवालात हमने पहले पढ़े इससे पहले लेक्चर में, तो इन सवालात के बहुत आसान आसान जवाब लोगों को समझ में नहीं आ रहे थे। फिर भी हम उसको एक तमसील के जरिए समझाते हैं। वो तमसील क्या है, उसको कहा जाता है द रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस। क्या बोला जाता है इसको, दी रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस। तो यहाँ पर एक थेसिस हाइपोथेसिस लोगों पेश किया जिसको कहा जाता है रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस। इसके जरिए मुनासिब तनाजुर क्या होता है हम बना सकते हैं, समझा सकते हैं। जैसे स्टैनफोर्ड के माहिर माहौलियात पॉल एल्ड्रिक, क्या नाम है उनका, पॉल एल्ड्रिक ने इस्तेमाल किया था। इन्होंने उसको बताया कि उन्होंने क्या कहा कि कंसीडर करिए आप एक हवाई जहाज आपके पास है। उस हवाई जहाज को उन्होंने क्या कहा, माहौलियाती निजाम। एक हवाई जहाज है, इस हवाई जहाज को किससे कंसीडर कर रहे हैं, एक माहौलियाती निजाम से वो कंसीडर कर रहे हैं। और उसके तमाम हिस्सों को हजारों रिपीट यानी स्क्रू, जिसको हम आमतौर पे क्या कहते हैं, स्क्रू। ये जो दिख रहे हैं आपको छोटे छोटे रिपीट्स, इन रिपीट्स के जरिए उसको बांधा हुआ है, उसको जोड़ा हुआ है। और यहाँ पर हम माहौलियाती निजाम में क्या कर रहे हैं, अनवा। किसकी बात कर रहे हैं, एक नू की, एक स्पेशीज की बात कर रहे हैं, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म की हम बात कर रहे हैं। तो वो जो पूरा माहौलियाती निजाम है उसके अंदर जितने भी अनवा है उन्होंने उसको क्या करके रखा हुआ है, एक साथ जोड़ के रखा हुआ है। जैसे एक हवाई जहाज को रिवर्ड यानी स्क्रू ने जोड़ के रखा हुआ है। अगर इसमें सफर करने वाले हर मुसाफिर एक रिवर्ड को निकाल कर घर ले जाना शुरू कर दे, यानी एक आया उसने स्क्रू निकाला लेकर चला गया, दूसरा आया उसने निकाला लेकर चला गया, तो क्या होगा, अनवा के मादूम का होने का सबब बनेगा। तो जिस तरह से एक एक स्क्रू खत्म होगा वैसे ही समझ लीजिए इस माहौलियाती निजाम में किसी ने फ्रॉक को लेके चला गया, किसी ने बदक को लेके चला गया, किसी ने मछली को लेके चला गया, किसी ने सांप को लेकर चला गया। तो जरूरी नहीं कि इब्तिदान उड़ान की हिफाजत मुतासिर हो। तो वो जो प्लेन है वो ऐसा नहीं है कि शुरू में उड़ेगा नहीं, यानी माहौलियाती निजाम की जो कारकर्दगी है वो डिस्टर्ब नहीं होगी। शुरुआत में तो वो डिस्टर्ब नहीं होगी, लेकिन जैसे जैसे मजीद रिपीट्स निकाले जाते हैं, यानी एक, तो फॉर एग्जांपल एक सीट है, उस सीट के सारे स्क्रू निकाल दिए, अब आखिरी स्क्रू बचा हुआ है। तो जब आखिरी स्क्रू निकलेगा तो क्या हो जाएगा, वो सीट वहां से उखड़ जाएगी। और अगर वो पायलट की सीट हो तो हवाई जहाज चलाने वाला ही कोई नहीं। तो वैसे ही यहाँ पर हमारे माहौलियाती निजाम का है कि हवाई जहाज एक मुद्दत गुजरने पर क्या हो जाएगा, खतरनाक हद तक क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाता है। मजीद ये कि ये बात भी अहम हो सकती है कि कौन सा रिपीट निकाला गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस रिपीट को आपने निकाला, मतलब किस अनवा को आपने निकाला, तो पूरा माहौलियाती निजाम क्या हो जाएगा, दरहम बरहम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर अगर आप रिपीट्स जो निकाल रहे हैं, तो मैंने पहले ही कहा कि अगर आप रिपीट्स निकाल रहे हैं, आपने रिपीट्स निकालते निकालते ड्राइवर की सीट की अगर रिपीट्स निकाल दी तो चलो ठीक है, बाजू का पैसेंजर था उसकी रिपीट निकाल दी, खुद आप बैठे थे उसकी रिपीट निकाली, समझ में आता है। लेकिन आपने अगर ड्राइवर की सीट की रिपीट्स निकालना शुरू कर दिए तो क्या हो सकता है। तो इस तरह से यहाँ बात समझ में आ रही है कि रिपीट्स आप किसकी भी निकालो, लेकिन कौन सी रिपीट आप निकाल रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पंखों पर रिपीट का जाया होना बामुकाबला सीटों पर या जहाज के अंदर खिड़कियों के चंद रिपीट के जाया होने से उड़ान की हिफाजत के लिए शदीद खतरे का क्या होगा, बास होगा। यानी वो जो पंखा है उसकी रिपीट आपने निकाल दी तो पंखा तो घूमेगा नहीं, तो जहाज उड़ेगा नहीं। अगर आपने सीट की निकाल दी, अंदर वाली खिड़कियों की निकाल दी, तो ठीक है, समझ में आता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो माहौल है
इस माहौल में कुछ अनवा ऐसी है जिनका हाल उस पंखे के रिपीट की तरह है कि अगर उस रिपीट को आपने निकाल दिया तो पंखा निकल जाएगा, पंखा निकल गया तो इसका मतलब वो प्लेन उड़ेगा नहीं। इसका मतलब है कि कोई स्पेशीज, ऐसी स्पेशीज भी है, अगर वो एक्सटिंक्ट हो जाए, वो अगर वहां से खत्म हो जाए तो क्या होगा, माहौलियाती निजाम धीरे धीरे क्या होने लगेगा, बिगड़ने लगेगा। तो इस तरह से वो एक बहुत आसान तमसील के जरिए हमको बायोडाइवर्सिटी की अहमियत को क्या करते हैं, समझाते हैं। तो इस रिवर्ट हाइपोथेसिस को आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ अब हयातियाती तनु का नुकसान, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कि हमारे पास जो बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है या जो बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है उसके अलग अलग रीजंस क्या है, उसके वजह क्या है और इस नुकसान से होगा क्या। तो अगरचे इस बात में शुबा है कि जमीन के नूई खजाने में अगर कुछ अनवा का यानी स्पेसिएशन का इजाफा हो, लेकिन उनका लगातार जाया यानी उनकी कमी होते रहने के बारे में कोई शुबा नहीं। यानी इजाफे के मामले में तो समझ में आता है, लेकिन उनकी जो कमी हो रही है उसका क्या नुकसान होगा, इस बात को हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। हमारे सैयारे की हयातियाती दौलत तेजी से रूबे ज़वाल है। यानी रूबे ज़वाल का मतलब क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, खत्म होते जा रही है धीरे धीरे। और इल्जाम देने वाली जो उंगलियां है वाज़े तौर पर इंसानी सरगर्मियों पर उठ रही है। यानी हमको क्या बताया जा रहा है, एंथ्रोपोजेनिक इफेक्ट, इंसानी सरगर्मियां इसके लिए क्या है, जिम्मेदार है। कहा जाता है कि इंसानों के जरिए ट्रॉपिकल पैसिफिक जजायर, ट्रॉपिकल पैसिफिक जजायर की आबादकारी ने मुकामी परिंदों की 2000 अनवा को क्या कर दिया है, नापेद कर दिया है। IUCN की रेड लिस्ट है, रेड लिस्ट मतलब ऐसे लिस्ट जिसमें ये बताया गया कि कौन कौन खत्म हो रहा है या कौन कौन खत्म होने वाला है। तो 2004 में पिछले 500 वर्षों के दौरान 784 अनवा बशमूल 338 वर्टिब्रेट्स, 359 इनवर्टिब्रेट्स और 87 यानी 87 पौधे। देखिए इनको याद रखिए, ये जो नंबर है ना, मैंने पहले कहा यहां से मार्क लेना बहुत आसान है, ये चैप्टर से आप मार्क बहुत आसानी से ले सकते हैं, इसलिए इस चैप्टर्स को आपने याद रखना है। तो यहाँ जितने भी नंबर है वो स्पेसिफिक, ये बदलने वाले नहीं है, तो ये याद भी आसानी से हो जाते हैं और इनके ऊपर आप आसानी से जवाब भी दे सकते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि 2004 में IUCN ने कि 500 वर्षों के अंदर 784 अनवा, कौन कौन सी अनवा, 338 वर्टिब्रेट, 359 कौन हो गए, इनवर्टिब्रेट और 87 कौन हो गए, पौधे हो गए, जो क्या हो गए, नापेद होने का इंदराज है। यानी उनको मालूम किया गया कि ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। कुछ हालिया नापेद होने वाली मिसालों में डोडो, ये नाम याद रखना है, डोडो जो कहां पर है, मॉरिशियस, गोवागो कहां पर हुआ है, अफ्रीका, थाइलासेन जो है ये कहां पर, ऑस्ट्रेलिया, और स्टीलर सी काओ कहां पर, रूस, और शेरों की 3 झेली अनवा जिसको कहा जाता है बाली, जवान और कैस्पियन शामिल है, जो धीरे धीरे कहां पर है, एक्सटिंक्ट होने के, देखिए यहां पर ही है, थाइलासीन, कोवागा, स्टीला सीकाओ और डोडो। इनके इमेजेस मैंने यहाँ रखे ताकि आपको नाम आसानी से याद हो जाए। तो आपने बाज़ाब्ता इनको लिखकर रखना है कि कौन सी कंट्री है और कौन सा जानवर है या कौन सी स्पेशीज है जो एक्सटिंक्ट हो गई, ठीक है ना। हो सिर्फ गुज़िश्ता 20 सालों में 27 अनवा नापेद होते देखा है। देखिए ये भी याद रखिए, कितनी अनवा को नापेद होते देख रहे हैं, 27 अनवा। ये नंबर याद रखना है आपने। इनका तज्जिया जाहिर करता है कि टेक्सा का नापेद होना बेतरतीब नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए स्टेटमेंट बन सकता है यहां से एग्जाम में कि जो टेक्सा नापेद हो रही है, जो स्पेशीज नापेद हो रही है, क्या वो ऐसे ही हो रही है, नहीं वैसे नहीं हो रही है। बज़ाहिर बाज एम्फीबियन को हम क्या कहते हैं, मादूमियत का ज्यादा खतरा लाक है, यानी वो इन डेंजर है, आने वाले दिनों में वो खत्म होने के दहाने पर खड़े हुए, उसको कहा जा रहा है मादूमियत, यानी खत्म होने के दहाने पर। मादूमियत के तशवीशनाक मंजरनामे में हकीकत है कि आलमी पैमाने पर 15,500 अनवा को नापेद होने का खतरा दरपेश है। यानी इंडेंजर्ड स्पेसीज की अगर हम बात करते हैं, इसकी बात करते हैं हम, इंडेंजर्ड स्पेशीज, ऐसी स्पेशीज जो क्या होने वाली है, मादूमियत होने वाली है, जो क्या होने वाली है, खत्म होने वाली है, खत्म होने कर दहाने पर है। ऐसी कितनी स्पेशीज है, 15,500 अनवा है। ये नंबर याद रखना है बच्चों डायरेक्ट एग्जाम में। हालिया तौर पर दुनिया में परिंदों की 12% अनवा, देखिए अब फिर आ गया, क्या है, 12% अनवा, तमाम पिस्तानियों की 23% अनवा, तमाम एम्फीबियंस की 32% अनवा और तमाम जीनोस्पर्म की
यहाँ पर थोड़ा सा 31%, कितनी है ये? 31% क्या है? अनवा है, जो क्या होने वाली है? नापेद होने का उनको क्या है? खतरा लाहक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने समझना है, किस तरह से ये नंबर को आपने याद रखना है, जो क्या है? खत्म होने के दहाने पर है। नाउ अगर हम रकाजा की अगर बात करते हैं, जिसको हमने क्या कहा था? फॉसिल्स। फॉसिल्स, रकाजी या फॉसिल्स रिकॉर्ड्स के जरिए जमीन पर जिंदगी की तारीख के एक मुताले से हमें पता चलता है, यानी आज तक जितने भी जानदार मर गए और जमीन के अंदर क्या हो गए? दफन हो गए, उनको हम क्या कहते हैं? फॉसिल्स, उनको हम क्या कहते हैं? रकाजात। तो उससे पता चलता है कि बड़े पैमाने पर अनवा का जाया होना इंसानों के जमीन पर इब्तिदा से पहले से वाक़ होते रहा है। यानी इसका मतलब यह है कि इंसानों की अपनी एक्टिविटी की वजह से वो खत्म होते, ऐसा जरूरी नहीं है, बल्कि ये हमारे एटमॉस्फेयर का, हमारे माहौलियात का एक रोल है, या हम कहेंगे कि एक तरह की ये फितरत है, एक तरह का ये मैकेनिज्म है, जिसमें कुछ स्पेशीज क्या होती जाती है? खत्म होते जाती है, एक्सटिंक्ट होती जाती है एक लंबी मुद्दत के दौरान, जिसको हम कहते हैं 3 बिलियन साल से ज्यादा। जब इस जमीन पर जिंदगी की इब्तिदा और तुनू हुआ, यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर अनवा के नापेद होने के 5 वाकयात हुए हैं। यानी ये बोला जाता है कि पूरी जमीन के ऊपर 5 मरतबा ऐसे वाकयात हुए, 5 मरतबा ऐसे बड़े बड़े एक्सटिंक्शन हुए, जिसमें पूरी अनवा क्या हो गई थी? खत्म हो गई थी। फिर दोबारा उनकी ग्रोथ हुई, दोबारा उनकी नशोनुमा हुई, दोबारा वो जमीन पर आए। तो इस तरह से वो बताते हैं, और वो ये कहते हैं कि छठी मादूमियत, यानी जो छठा एक्सटिंक्शन है, छठा जो पूरी दुनिया में अंदर फना होने वाला है, जो हालिया बरसों में जारी है, किस तरह गुज़श्ता वाक़यात से मुख्तलिफ, यानी आज जो हम देख रहे हैं इंसानों की वजह से जो वाक़यात हो रहे हैं, तो वो भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है, जिसकी वजह से आज कई सारी स्पेशीज क्या हो रही है? खत्म हो रही है। फर्क सिर्फ किस में है? फर्क सिर्फ शरहों में है, रेट में है, कि वो जो स्पेशीज खत्म होती थी उसकी जो रेट है वो कितनी फास्ट है, बहुत ज्यादा है या बहुत कम है। अंदाजन अनवा की मौजूदा जो शरह मादूमियत है वो अव्वलियन इंसानी जमानों के मुकाबले में 100 से 1000 गुना ज्यादा, यानी इंसानों की वजह से जो नुकसान हो रहा है वो 100 से लेकर 1000 गुना क्या है? ज्यादा तेजी से हो रहा है। और इन तेज शरहों के लिए हमारी अपनी सरगर्मियां क्या है? जिम्मेदार है। तो ये जो बायोडाइवर्सिटी के अंदर जो लॉस है, वो हमारे नेचर के मुकाबले में इंसानों के ज्यादा है, यानी इंसान जितनी स्पीड में इनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, नेचर ने भी इसको इतना नुकसान नहीं पहुंचाया था। ये बात वो समझा रहे हैं ना। माहिरीन माहौलियात ने खबरदार किया हुआ है कि अगर मौजूदा रुझानात जारी रहे तो अगले 100 वर्षों में जमीन पर मौजूद तमाम अनवा की तकरीबन आधी आबादी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो इस बात को बहुत अच्छे से हमको समझना है, हमको लोगों को क्या करना है? समझाना भी है ना। आमतौर पर एक इलाके में हयातियाती तनों के नुकसान से सबसे पहला प्रॉब्लम क्या होता है? पौधों की पैदावार में कमी होती है। हयातियाती तनु का अगर नुकसान होता है तो उसकी वजह से सबसे पहला जो नुकसान होता है पौधों की कमी होती है। दूसरा, माहौलियाती खराबी, जैसे खुश्क साली के तई घटती मज़ामत, लोगों के अंदर जो खुश्क साली है, ड्राउटनेस है, उसके अगेंस्ट में जो मज़ामत होती है वो धीरे धीरे क्या होती है? खत्म होती है। तीसरा, माहौलियाती निज़ाम के बाज़ आमाल, जैसे पौधों की पैदावार, पानी के इस्तेमाल, और फिर घिन और बीमारियों के अदवार में बढ़े हुए तगय्युरात वाक़े हो सकते हैं। तो जैसा जैसा स्पेशीज डाइवर्सिटी हमारे पास खत्म होगी, उस डाइवर्सिटी के खत्म होने की वजह से हमारे पास बड़े बड़े पैमाने पर 3 बड़े नुकसान होंगे, जिसको हमने देखा है ना। हयातियाती नुकसान के असबाब, या आमतौर पर हम ये कहते हैं कि जो हयातियाती नुकसान हो रहा है तो उसके असबाब क्या क्या है। तो हम ये कहते हैं कि जो स्पेशीज को नुकसान हो रहा है, जो अनवाई मादूमियत है, इसकी बढ़ी हुई जो शरह है, ज्यादातर इंसानी सरगर्मियों की वजह से हो रही है। अब ये इंसानी सरगर्मियां कौन कौन सी है? तो उसके 4 अहम असबाब है, जिसको कहा जाता है इविल कॉर्टेट। क्या बोला जाता है उसको? इविल कॉर्टेट, यानी 4 ऐसे बड़े बड़े उसके रीजन है जिसकी वजह से ये हो रहा है। तो उन्हें बयान करने के लिए इस्तेमाल करने वाला एक फर्जी नाम है, जिसको कहा जाता है एविल कॉर्टेट। एविल मतलब हम बोलते हैं शैतान। तो ऐसे 4 बड़े बड़े शैतानी काम है जिसकी वजह से स्पेशीज की जो डाइवर्सिटी है वो क्या हो रही है?
खत्म हो रही है, उसको नुकसान हो रहा है। पहला है मस्कन का नुकसान और उसकी तोड़फोड़। क्या है? हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। जहां पर वो लोग रहते हैं उस हैबिटाट को, उनके रहने की जो जगह है उसको क्या करना होता है? उसको नुकसान पहुंचाना, उसको तोड़ना होता है ना। हम ये कहते हैं कि जानवरों और पौधों को नापे करने वाला ये सबसे अहम सबब है। महले वकूअ के जाया होने की सबसे ड्रामाई मिसाल मुंतखा हार्रा के यानी ट्रॉपिकल के जो जंगलात है, जो बारानी जंगलात, जो घने जंगलात है, एक जमाने में जमीन की खुश्क साली का 14% से ज्यादा हिस्से को ढकने वाले ये बारानी जंगलात अब सिर्फ कितने बच गए? 6% से ज्यादा हिस्से को नहीं ढक सकते। यानी जमीन का ये कितना हिस्सा ढकते थे? 14%। और आज ये 6% से भी ज्यादा नहीं है, वो बहुत तेजी से रूबे जवाल यानी खत्म हो रहे हैं। जब तक आप इस बात का मुताला करेंगे तब तक 100 हेक्टर मजीद, देखिए बात किसकी हो रही है, 1000 हेक्टर मजीद बारानी जंगलात क्या हो जाएंगे? तबाह हो जाएंगे। यानी हम कितने बार पढ़ रहे हैं, तो कितने ऐसे हेक्टर्स है जहां पर ये कटाई हो रही होगी। अमेज़न बारानी जंगल, अगर अमेज़न की बात करें तो अमेज़न का जो घने जंगल है ये इस कदर बड़ा है कि इसे सैयारे के फेफड़े कहा जाता है। क्या कहते हैं हम उसको? जमीन के क्या कहते हैं? फेफड़े। क्योंकि वो हमको क्या सप्लाई करता है? ऑक्सीजन सप्लाई करता है, जिसमें गालिबन लाखों अनवा क्या रहती है। काट कर सोयाबीन की काश्त के लिए साफ किया जा रहा है, या घास के मैदान के बजाय गोश्त के लिए मवेशियों की अफजाइश के लिए क्या हो रहा है? इस्तेमाल हो रहे हैं। यानी हमारे पास क्या हो गया? इकोनॉमिक ज्यादा हो गया। यानी पैसा कमाना है तो पैसा कमाना किससे है? तो सोयाबीन की पैदावार से कमाओ, गोश्त की पैदावार से कमाओ, क्योंकि लोग खा इस तरह की चीजें रहे तो नतीजे में उसका प्रोडक्शन भी करना पड़ेगा। तो प्रोडक्शन के लिए इस तरह की चीजें, तो जंगलात को क्या किया जा रहा है? उनकी ग्रोथ के लिए क्या किया जा रहा है? साफ किया जा रहा है। कुल नुकसान के अलावा, इन सारे नुकसान के अलावा कसाफत की वजह से बहुत से मस्कनों की तनज़्ज़ुल ने बहुत सी अनवा की क्या है? बका को खतरे में डाल दिया है। जब मुख्तलिफ इंसानी सरगर्मियों की वजह से बड़े मस्कन छोटे हिस्सों में मुनक़सिम हो गए हैं तो वो पिस्तानी यानी मैमल्स, परिंदे जिन्हें बड़े इलाके दरकार होते हैं, और बाज वो जानवर जिन्हें हिजरत करने की आदतें हैं, बुरी तरह क्या हुए? मुतासिर हुए, और इनकी आबादी क्या हो गई है? घटती जा रही है। क्यों? क्योंकि अब उनको हिजरत करने के लिए अलग अलग जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि पहले किसी जगह पे जंगल था, अब वहां पर जंगल खत्म हो गया। नतीजे में ये है कि अब वो उस जगह सफर नहीं कर सकते। दूसरा, कुछ परिंदे ऐसे हैं जिनको अपने रहने के लिए बड़े मस्कन चाहिए, यानी खाने के लिए उनको वैरायटीज चाहिए। नतीजे में क्या हो गया कि आप जब जंगल खत्म करेंगे, एक साइड का जंगल आपने खत्म कर दिया, तो यहाँ जो वैरायटी उनको मिलती थी वो मैं नहीं मिलेगी। तो इस तरह से यहाँ पर क्या हो रहा है? धीरे धीरे जो बायोडाइवर्सिटी है वो क्या होती जा रही है? लॉस होते जा रही है। तो एक रीजन है फ्रैगमेंटेशन। दूसरा है नाजायज इस्तेमाल की, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। जंगलों का क्या किया जा रहा है, या जो जरिए हैं उनका क्या किया जा रहा है? ओवर एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, उनका क्या किया जा रहा है? नाजायज इस्तेमाल किया जा रहा है। इंसानों ने अपनी जो ग़िज़ा है और अपनी हिफाजत के लिए हमेशा कुदरत पर क्या किया? इन्हिसार किया। लेकिन जब जरूरियात लालच में तब्दील हो जाती है तो इससे कुदरती वसाइल का जो जरूरत से ज्यादा इस्तेहसाल होना शुरू हो जाता है। गुज़श्ता 500 सालों में बहुत सी अनवा के नापेद होने की वजह इंसानों के जरिए इस्तेहसाल था, जिसको हम क्या कहते हैं? स्टेलर सी काउ और पैसेंजियर पिजियन, जो पिजियन है उसकी बात हो रही है। हाल में दुनिया भर में बहुत सी समंदरी मछलियों की आबादियों को जरूरत से ज्यादा क्या किया गया? निकाला गया, जिससे बास कमर्शियल अहमियत की मछलियों का वजूद क्या हो गया? खतरे में आ गया। यानी क्या हुआ? लोगों को नीड है खाने की। एक तो तरफ ये है कि लोगों को नीड है खाने की, तो लोगों को खाने के लिए बहुत सारी वैरायटी ऑफ चीजें अवेलेबल है, लेकिन जब आप एक ही चीज के ऊपर इन्हिसार करने लग जाते हैं तो उसका फिर आप क्या करना शुरू कर देते हैं? ओवर एक्सप्लॉयटेशन करना शुरू कर देते हैं, जिसके नतीजे में ये होता है कि एक ही चीज को जब लोग बहुत ज्यादा पसंद करना शुरू करते हैं तो उसी को ज्यादा खाने लगते हैं। नतीजे में ये होता है कि उसका क्या होता है? ओवर एक्सप्लॉयटेशन होना शुरू हो जाता है। तीसरा एक और जो रीजन है वो है बैरूनी अनवा के हमले, जिसको कहा जाता है अलाइन स्पेशीज इन्वेजन। किसी भी इकोसिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो उसमें जब अनजाने या दानिस्ता तौर पर कोई बाहरी अनवा को क्या किया जाए? दाखिल कर दिया जाता है, तो इनमें कुछ हमलावर होती है, यानी कुछ स्पेशीज ऐसी तो है जो हमलावर होती है। यानी आप खुद समझ लीजिए, जिस तरह से आप देखते हैं कि आपके मोहल्ले में बाहर दूसरे मोहल्ले का अगर कुत्ता आ जाए तो वहां पर उनके दरमियान झगड़ा शुरू हो जाता है, हालांकि वो एक ही स्पेशीज है।
تو یہ جو الگ الگ اسپیشیز ہے ان کے درمیان کس طرح کا جھگڑا ہوتا ہوگا. تو بعض مقامی انواع کو کیا ہوتا ہے کم کرنے یا ناپید کرنے کا وہ کیا بن جاتی ہے سبب بن جاتی ہے. مشرقی افریقہ میں وکٹوریا جھیل کے اندر نیل پرچ جس کو کہا جاتا ہے نیل پرچ کو داخل کرنے کا بالآخر نتیجہ جھیل میں سچلیڈ یعنی جو مچھلیوں کی 200 سے زیادہ انواع پر کیا مشتمل ایک ماحولیاتی طور پر منفرد مجموعہ کیا ہو گیا ناپید ہونے میں لگ گیا. تو بیسیکلی ہوا کیا جو وکٹوریا جھیل تھی اس کے اندر اپنے کس کو نیل پیج کو داخل کریں جس کی وجہ سے وہاں جو مچھلیاں رہتی تھی سچلیڈ وہ ان کی 200 ٹائپ کی انواع کیا ہوتے چلی گئی ختم ہوتے چلے گی. اس کا مطلب کیا ہے یہ جو نیل پیج ہے وہ ان کے اوپر کیا ہو گیا ڈومیننٹ اس نے ان کے اوپر کیا کرنا شروع کر دیا ہوگا حملہ کر دیا ہوگا. آپ یقیناً حملہ آور جنگلی جھاڑیوں جیسے کیرٹ گراس جس کو پارتھینیم لینٹنا اور واٹر ہائسیٹ جو ہم نے آپ کو صبح میں بھی کہا تھا ٹیرر آف بنگال جس کو کیا کہتا ہے آئیکونوریا ہے نا سے پیدا ماحولیاتی تباہی اور لاحق خطرے سے واقف ہوگی جو ان کے ذریعے ہماری جو مقامی آبادی ہے یا جو مقامی انواع ہے ان کو انہوں نے کیا کر دیا خطرے میں ڈال دیا. تو یہ جو ٹیرر آف بنگال ہے اس کے ایگزامپل آپ ہے نا آرگینزم اینڈ پاپولیشن اس میں بھی پڑھیں گے اور ایک اور سبق ہے اس میں بھی آپ وہاں پر یہ ایگزامپل کو پڑھیں گے جس میں ہم انوائرمنٹل پولیوشن کے اندر اس کو پڑھیں گے. پھر ایک اور ہے کہ حال میں افریقن کیٹ فش دیکھیے بہت امپورٹنٹ ہے افریقن کیٹ فش دیٹ از کلیریس گیریپینس جسے ایکوا کلچر کے مقصد سے غیر قانونی طور پر کیا کیا گیا تھا داخل کیا گیا تھا وہ ہمارے دریاؤں میں مقامی کیٹ فشز کے لیے کیا بن گئی خطرہ بن گئی. نتیجے میں یہ ہوا کہ ان کے درمیان جھگڑا ہوا اور جو خود کا گھر تھا اس خود کے گھر کو چھوڑ کر کسی اور کو ان کو جگہ دینا پڑا مطلب باہر کی جو اسپیشیز تھی جو الائن اسپیشیز تھی وہ ان کی جگہ پہ رہنے لگ گئے. پھر ہم ناپیدی یعنی کو ایکسٹنکشن یہ کو ایکسٹنکشن کا مطلب کیا ہے ایک اسپیشیز ختم ہو رہی ہے اس اسپیشیز کے اوپر ڈیپینڈ جو دوسری اسپیشیز ہے وہ بھی کیا ہونے لگ گئی ختم ہونے لگ گئی تب ہم اس کو کہیں گے کو ایکسٹنکشن جب ہم اس کو کہیں گے ہم ناپیدگی. جب کوئی نوع ناپید ہوتی ہے تو ناگزیر طور پر اس سے وابستہ دیگر پودوں یا جانوروں کی انواع بھی کیا ہونا شروع ہو جائیں گی ناپید ہونا شروع ہو جائے گی. جب ایک میزبان مچھلی کی نوع ناپید ہوتی ہے تو ان جڑے طفیلیے مجموعوں کا بھی وہی انجام ہوتا ہے یعنی ان سے جڑے ہوئے جو طفیلیے یعنی جو پیراسائٹس جو ان کے اوپر زندگی گزارتے تھے ان کا بھی دھیرے دھیرے کیا ہونے لگے گا وہ بھی کیونکہ ان کو کھانے کے لیے ملے گا نہیں. جو فش تھی وہ فش ان کی کیا مدد کرتی تھی وہ فش شکار کرتی تھی اور اس شکار پہ جو کچھ بچا کچا رہتا تھا وہ ان سے جڑے ہوئے طفیلیے کھاتے تھے. اب نتیجے میں یہ ہوا کہ وہ فش ختم ہو گئی تو وہ فش جب ختم ہو جائے گی تو ان سے جڑے ہوئے طفیلیے بھی کیا ہو جائے گے ختم ہو جائیں گے. یعنی آپ ایسا سمجھیے کہ کوئی شخص تھا اس شخص کی وجہ سے محلے کا کوئی شخص ہے اس کی وجہ سے 4 گھر کے چولہے جلتے اگر وہ شخص کی ہی موت ہو جائے تو نتیجے میں کیا ہوگا وہ اکیلا نہیں بلکہ اس کے اطراف کے جو 4 گھر ہے وہ بھی کیا ہو جائیں گے متاثر ہو جائیں گے. تو یہ اس طرح کی بات ہے ہم ناپیدگی یا کو ایکسٹنکشن. دوسری مثال ایک ساتھ ارتقا پانے والے پودے جیسے پلانٹ پولینیٹر میوچولیزم کی ہے جہاں ایک معدومیت ہمیشہ ہی دوسرے کے ناپید ہونے کا کیا ہوگی سبب بن جاتی ہے. تو ہم نے اس سے پہلے بھی میوچولیزم پلانٹس کے معاملے میں پڑھا ہوا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایک اسپیشیز ختم ہوگی تو نتیجے میں یہ ہوگا کہ اس سے جڑی ہوئی جو دوسری اسپیشیز ہے وہ بھی کیا ہو جائے گی ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا ایک ٹاپک ہے بچوں اور اس ٹاپک کو جو امپورٹنٹ ہے حیاتیاتی تنوع کا تحفظ بایو ڈائیورسٹی کنزرویشن. تو یہ بایو ڈائیورسٹی کنزرویشن کے اس ٹاپک کو ہم کل صبح میں انشاءاللہ پڑھیں گے. کل صبح میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے اور صبح میں یہ ختم ہو جائے گا پھر دوپہر میں ہم انشاءاللہ کل نیا چیپٹر سٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے ٹھیک چلیے دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.